हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सिंपली बायो बाय रवेश सर। आप लोगों की जबरदस्त पढ़ाई चल रही होगी, ये मुझे मालूम है। एज वी नो 4 मार्च से आपका बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है विद द इंग्लिश पेपर, और हमारा बायो का पेपर है ऑन 17 मार्च को। और हमारे पास टाइम अभी भी है जिसमें हम लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने आज से स्टार्ट किया है रिवीजन सीरीज इन ए यूनिक मैनर। ओके, जिसके जरिए आपका वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, तो आज के इस सेशन में, आज के रिवीजन सेशन में क्या होने वाला है? आज के रिवीजन सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। और ये जो एब्रीविएशन, जैसे बीआईपी का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, या फुल फॉर्म दिया होगा उसका एब्रीविएशन पूछ सकते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, दिस कैन बी आस्क्ड एज आंसर इन वन सेंटेंस, या इंटरनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। गिव द फुल फॉर्म और एक्सप्लेन द फॉलोइंग एब्रीविएशन। ओके, और एब्रीविएशन के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नेचुरली उससे रिलेटेड जो टर्म है उस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आज हम लोग एब्रीविएशन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस एब्रीविएशन का वो भी स्टडी करेंगे, और जो एब्रीविएशन का आने का चांस, डायरेक्ट चांस सबसे ज़्यादा है, उसको भी हम लोग एक है आज मार्क करेंगे। दोनों चीज़ों को मैं मार्क करने वाला हूँ। तो हम लोग चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है उनको हम लोग स्टडी करने। कुछ चैप्टर्स में बहुत कम एब्रीविएशन है, कुछ चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन ऑल इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। तो चैप्टर 1 में एक्चुअली बहुत ही कम एब्रीविएशंस आपको मिलेंगे। तो उसमें पहला है एमएमसी, दूसरा भी एमएमसी है। अभी दोनों एमएमसी का देखो फुल फॉर्म सेम है, डिफरेंट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज मेल मियोसिट, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज फीमेल मियोसिट। अभी व्हाट इज मियोसाइट या मियोसिट? द सेल विच इज केपेबल ऑफ मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल बीइंग 2n, ये जब मियोसिस करता है तो इसी से तैयार होता है आपका माइक्रोस्पोर, एंड दैट्स व्हाई इसको माइक्रोस्पोर मम्मी सेल, मदर सेल कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड, आपको मालूम है माइक्रोस्पोर को ही पोलन कहते हैं। ओके, नाउ और मेगास्पोर मदर सेल से तैयार होता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर भी एन है। ओके, और यही मेगास्पोर फाइनली आपका तैयार हो जाता है इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोस्पोर जो आपका पोलन है ये अल्टीमेटली तैयार होता है इनटू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि हम लोग आज एब्रीविएशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी कवर करने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट जर्मिनेटिंग pollen tube, germinating pollen tube with two male gametes वो बाद में बनता है। ओके, और उसी तरह मेगास्पोर मदर सेल चेंजेस इनटू द स्ट्रक्चर जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओके, और इसी एम्ब्रियो सैक में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्स सेल, और दूसरा होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई। सब देखो याद आ रहा होगा आपको। ओके, और इसी पोलर न्यूक्लियस के साथ आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्स सेल के साथ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो दोनों का एक्चुअली जो एब्रीविएशन है सेम है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। अगर आपको आ गया व्हाट इज एमएमसी, तो वी हैव टू एक्सप्लेन बोथ, आपको लिखना है। ओके, इन केस ऑफ मेल इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन केस ऑफ फीमेल इट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। नेक्स्ट इज पेन। व्हाट इज पेन? यही पोलर न्यूक्लियस जो बताया, इस पोलर न्यूक्लियस के साथ जब एक मेल गैमेट, तो सेकंड मेल गैमेट जब फर्टिलाइज होता है, ओके, तो मेल गैमेट इज एन, ये पोलर न्यूक्लियस जो है वो 2n होता है। तो उससे जो स्पेशल सेल बनता है, एक स्पेशल सेल बनता है, उसी को कहते हैं PEN, विच इज ट्रिप्लॉइड। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEN? PEN इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसी PEN से बनता है न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म जो है सीड के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। देन एन का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन से इसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो ह्यूमन के पास एन का मतलब एन इज इक्वल टू, ह्यूमन केस में इट इज 23। ओके, फिर 2n इज द डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन के कंपैरिजन में इट इज 2n is 46. ओके,
और फिर 3n का मतलब होता है 3 सेट क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन पे तो 3n सेट नहीं होता। हाँ, एंडोस्पर्म की अगर बात करेंगे, एंडोस्पर्म इट इज 3n। फिर आपका PEN जो होता है वो भी 3n होता है। ओके, तो ये सब एग्जांपल भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या n टाइप के सेल्स बताओ भाई। n टाइप से सेल्स जनरली गैमेट्स होते हैं। ओके, गैमेट्स n होते हैं, एग सेल, स्पर्म सेल, ये आपके हैप्लॉइड होते हैं। नॉर्मल जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो बॉडी के होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। सोमैटिक सेल्स दे आर डिप्लॉयड। ओके, चलिए अभी सेकंड चैप्टर, इसमें बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। तो पहला है LTH जो सीक्वेंस में, तो मैंने जो ये लिस्टिंग किया है दिस इज एज पर द यू कैन सी व्हाट पेज वाइज में आपको मिल जाएगा, तो मार्क कर लीजिए टेक्स्ट बुक में भी। ओके, आप LTH इज लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, इसी हार्मोन की वजह से तैयार होता है आपका मिल्क। तो दिस इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। ओके, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, उसी को एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन, उसको प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। ओके, दूसरा MRI इज ए स्कैनिंग इमेजिंग, पूरे बॉडी का मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड से इमेजिंग किया जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर इनलार्ज करके ओके हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। MRI वेरी इंपॉर्टेंट टूल in studying the internal conditions of the body, okay, structures of the body. Okay, if FSH is the hormone, again follicular stimulating hormone, जो मेल में, अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में इसकी वजह से होता है, मेल में इसकी वजह से होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और फीमेल में इसी हार्मोन की वजह से होता है आपका oogenesis। वो कहाँ पे होगा भाई? Spermatogenesis occurs in testis and आपका oogenesis occurs in what? Ovary। ओके, तो follicular stimulating hormone LH is the luteinizing hormone, और यही LH की वजह से अल्टीमेटली जो फीमेल के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? रप्चर होते हैं, और रप्चर्ड फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम बनता है ना? तो दैट इज LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ICSH इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक्चुअली ये दोनों हार्मोन जो है, इसमें फर्क है कि LH इज विद रेफरेंस टू फीमेल एंड ICSH इज विद रेफरेंस टू व्हाट? मेल। फीमेल का सिंबल थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया ताकि वो देखे। ओके, तो मेल में जो कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोन है वो है ICSH, यानी कि LH एंड ICSH दे बोथ आर द सेम हार्मोन। ओके, खाली उनका नाम इफेक्ट की वजह से उनके नाम को अलग किया गया है। लुटिनाइजिंग हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल क्योंकि उससे कॉर्पस लुटियम बनता है, एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्योंकि ये किस सेल को, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि किस सेल को ये स्टिमुलेट करता है। ICSH स्टिमुलेट करता है आपके टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स को, तो लेडिक सेल स्टिमुलेट होने की वजह से ही बनता है मेल हार्मोन, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, और लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो कॉर्पस लुटियम बनता है, और वो कॉर्पस लुटियम जो है, कॉर्पस लुटियम वो तैयार करता है आपका फीमेल हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, GnRH, तो ये देखो FSH, LH और ICSH, इन तीनों जो आपके यू कैन सी व्हाट हार्मोन्स हैं, इसको प्रोड्यूस करने का सिग्नल कौन देता है? GnRH, जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। तो गोनाडोट्रोपिन, तो ये FSH, LH और ICSH ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है, इनको एक्टिवेट करने का काम ये GnRH करता है, जो आपका करता है बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या है? प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। देन HCG यही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का हार्मोन है। आपको अगर मालूम होगा ये प्रेगनेंसी, इसी हार्मोन को चेक किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, देखो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, लेकिन जब ये ब्लास्टोला है जैसे ही यूट्रस के साथ अटैच होता है ओके विद द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, तो उसकी वजह से ये ह्यूमन कोरियोनिक
गोनाडोट्रोपिन तैयार होता है और यही सिग्नल रहता है फॉर द कॉर्पस ल्यूटियम तो कीप ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन होता है. ओके, This is PGC are the primary germinal cells. ये प्राइमरी जर्मिनल सेल्स किसमें होते हैं, वेयर इट इज प्रेजेंट, तो दे आर द सेल्स जिनसे आपका मेल में ये देज आर कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं एमएमसी ऑफ द प्लांट्स. प्लांट में जो एमएमसी पढ़ा उसी तरह ह्यूमंस में यानी कि एनिमल्स में जिन सेल से मियोसिस होता है उसको प्राइमरी जर्मिनल सेल्स कहते हैं. ओके, तो ये प्रेजेंट होता है आपका मेल में. मेल में अगर देखा जाए तो दे आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और फीमेल की बात करेंगे तो इट इज प्रेजेंट इन ओवेरियन, यू कैन सी व्हाट, कॉर्टेक्स के सरफेस पे, ओवेरियन कॉर्टेक्स के सरफेस पे रहता है. ओके, आउटर लेयर ऑफ द ओवरी जो है वो पीजीसी से बना होता है. देन ईआर अगर आपको मालूम है सेल से रिलेटेड है. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके भी दो टाइप्स है. रफ वाला जो रहेगा रफ, तो रफ वाला जो रहेगा उसको कहते हैं RER, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. और स्मूथ वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं SER. और ये लिपिड डिराइव्ड लिपिड्स हो गया और आपका कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, ये देखो ये आपके 11th के सेल चैप्टर से रिलेटेड है. देन ZP2 एंड ZP3, इसमें ZP रिप्रेजेंट जोना पेलिसिडा और जोना सॉरी बच्चों, आई गॉट थ्रोट प्रॉब्लम. सो तो जोना पेलिसिडा के सरफेस पे होता है फर्टिलाइजिन केमिकल. ओके, तो दो टाइप के वैकेंसी प्रोटीन्स होते हैं और इसी को स्पर्म का हेड रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड हो जाता है. ओके, क्योंकि स्पर्म के पास कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर है, कॉरस्पॉन्डिंग जो केमिकल होता है जो इसके साथ बाइंड करता है उसको कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन. एंटी फर्टिलाइजिन ऑन आपका स्पर्म हेड. ओके, तो सोनल पेसिडा इज द कवर, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कवर ऑफ द एग. ओके, तो इसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, उसको ZP2 ZP3 कहते हैं. LMC is the last menstrual cycle, तो this help in detecting the you can see what आपका प्रेगनेंसी पीरियड. और साथ में ये भी इंश्योर, इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबल डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी. ओके, और इसी में से हम जो अगर खाली MC को अगर हम लोग निकाल देते तो उसका मतलब खाली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो ये आपको याद रखना, खाली MC बोला तो इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज नथिंग बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. इसमें दो फेज होते हैं, ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल. ओके, चलिए CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वी नो. देन HPL हो गया ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जो आपका प्लासेंटा तैयार करता है. इट इज प्रोड्यूस बाय प्लासेंटा, प्रोड्यूस करता है. ओके, और लैक्टोजन है मतलब इससे मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड. ओके, फिर AABB अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक. ओके, तो देखो तो इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से बच्चों उसको मार्क कर लेते हैं. तो ये LH, LTH, FSH, ये तो ये सबसे एक ऐसी कॉमन है. ओके, HCG, PGCs, देन आपका HPL और AABB, इनका आने का चांस सबसे ज्यादा है बच्चों. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं. फिर है RCH, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ओके, जिसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे गोल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि माँ का हेल्थ मेंटेन होना चाहिए, बच्चे जो पैदा होते हैं उनका हेल्थ मेंटेन होता है, टू प्रिवेंट द प्री मेच्योर डेथ ऑफ द बेबीज और द डेथ ऑफ द यू कैन सी व्हाट मदर. ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी. ओके, देन PCPNDT, तो इसका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो पॉसिबली आ सकता है. इट इज प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यानी कि बेबी डेवलप हो रहा है. ओके, तो वो मेल है या फीमेल है, वो नॉर्मल है कि नहीं, इसके लिए जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सोनोग्राफी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सोनोग्राफी, आपको मालूम होगा. एमनियोसेंटेसिस, आपको मालूम होगा एमनियोसेंटेसिस. ओके, तो ये सब टेस्ट जिससे
प्रेगनेंसी का एक कैन सी वो स्टेज कौन सा है, ओके, बच्चे में क्या एबनॉर्मलिटी है, माँ में कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, उसको देखने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं, ओके। फिर आईयूडी, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इंट्रा यूट्राइन डिजीजेस, ओके ओके, नॉट डिजीजेस नहीं बच्चों, इट इज इधर करेक्शन कर रहा हूँ मैं गलती से, डिजीजेस यहाँ पे टाइप हो गया, इट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओके। तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, आईयूडीज, ओके। तो दिस इज मोस्ट कॉमन, तो ये सबसे कॉमन आपका, मोस्ट कॉमन आपका बर्थ कंट्रोल मेथड है, ये भी आपको हो सकता है, विच इज द मोस्ट कॉमन बर्थ कंट्रोल मेथड, वह है आईयूडीज। यूट्रस के अंदर एक ऐसे डिवाइसेस फिट करते हैं, आपका कॉपर टी हो गया, लूप हो गया, निप्स लूप, आपको मालूम होगा। एमटीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, यानी कि अगर एक बेबी जो डेवलप हो रहा है, ओके, उसको समय के पहले अगर आप स्टॉप कर देते हो उसका ग्रोथ, ओके, तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। जनरली तब होता है जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, बेबी नहीं चाहिए, या तो जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, ओके, वेरी सीवियर टाइप का, ओके, तो तब एमटीपी इज एक्चुअली व्हाट कंडक्टेड। देन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आपको 2 डिजीज आपने स्टडी करना है, तो जो भी बीमारी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ट्रांसमिट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो गोनोरिया एंड सिफिलिस, ओके, ये 2 डिजीज आपने स्टडी किया है। फिर वीडी, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है वेनेरियल डिजीजेस, उसको गुप्त रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज जनरली आसानी से लोग, जिस पर्सन जो अफेक्टेड पर्सन विल नॉट डिस्क्लोज, ओके, तो ये दोनों एक ही, यू कैन सी व्हाट अल्टरनेट टर्म्स है एक दूसरे के, एसटीडी जिनको वी डीज भी कहते हैं। देन आरटीआई इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके। देन पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें ओवरी में एक्चुअली क्या होता है, जो फॉलिकल्स होता है उससे सिस्ट तैयार हो जाते हैं। And ART is assisted reproductive technology. If the couple is not able to have their own babies by the normal method of copulation, या किसी के पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक की वजह से, तो फिर नेचुरली उनको जिस तरीके से उनका खुद का बेबी या यू कैन सी व्हाट डोनेशन से, स्पर्म डोनेशन, अंडे डोनेशन से भी अगर कोई बेबीज क्रिएट किया जा सकता है। इसमें सबसे कॉमन टेक्निक आपको मालूम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। यानी कि अगर एक पार्टनर किसी वजह से अपना नॉर्मल लेकिन से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, कॉपुलेशन नहीं कर रहा है, तो उसके स्पर्म्स को कलेक्ट करके फीमेल के बॉडी में आपका इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज को ART, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है IVF, ओके, तो सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड जिफ्ट हो गया, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में जब ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट जो बनता है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट, जो मैंने बोला मेल के गैमेट्स लेके उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना, ओके, ताकि वो खुद की एबिलिटी से फर्टिलाइज करे एग को। जिफ्ट है, गिफ्ट है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि मेल के जो सीमेन है उसको कलेक्ट करना, उसको क्लीन करना, उसको प्रोसेस करके उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर कर देना, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, मतलब विजाइना में ट्रांसफर कर देना। ये तब होता है जब मेल खुद की एबिलिटी से किसी वजह से, मतलब पेनिस के डिस्फंक्शन की वजह से नॉर्मल तरीके से कॉपुलेट नहीं कर सकता। फिर इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, तो यहाँ पे सीमेन को डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूटराइन में फर्क है। आर्टिफिशियल में सीमेन जो है, सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू, या तो उसको सर्विक्स में ट्रांसफर करते हैं या वजाइना में ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे इंट्रायूट्राइन मतलब सीमेन इज ट्रांसफर, यहाँ पे सीमेन को डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, ओके। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द सीमेन, डिलीवरी ऑफ सीमेन इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देखिए उसमें है SAT, सैटेलाइट बॉडी, ओके। फिर PKU, यह है फिनिल कीटोन्यूरिया, जेनेटिक बीमारी जिसमें आपका बॉडी फिनिल जो एनिलिन है, अमीनो एसिड, उसको यूज नहीं कर पाता है, तो वो फिनिल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बॉडी को इस फिनिल कीटोन को निकालना पड़ता है थ्रू यूरिन। तो यूरिन से जब फिनिल कीटोन को निकाल देते हैं तो इस कंडीशन को फिनिल कीटोन यूरिया कहते हैं, ओके।
देन CSF सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में और उनके अंदर वेंट्रिकल्स और जो आपका सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें जो फ्लूइड होता है, ओके, उसको सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। देन अब ये है ह्यूमन मेल का नॉर्मल जीनोटाइप 44 ऑटोसोम, साथ में XX कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2 X क्रोमोसोम, ओके, ये नॉर्मल जीनोटाइप है। और नॉर्मल ह्यूमन मेल का जीनोटाइप है 44 प्लस XY, X के साथ Y क्रोमोसोम आ गया, और 44 क्या है, ये आपके नॉर्मल जो बाकी के क्रोमोसोम्स है, ओके, सोमेटिक क्रोमोसोम्स है, उनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, ओके। Then HbA1, it is a gene for hemoglobin alpha 1 chain. HbA2 gene for hemoglobin आपका अल्फा 2 चेन, कि हीमोग्लोबिन जो है 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बनता है। और HbB जो है इट इज जीन फॉर हीमोग्लोबिन बीटा चेन, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे। देन XO इज द मोनोसोमी कंडीशन, जिसमें एक फीमेल जो बॉर्न होती है या फीमेल जो क्रिएट होते हैं, उसको खाली एक ही X क्रोमोसोम मिलता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट X या Y नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से एक ही X क्रोमोसोम फाइनली मिलता है। तो एक्चुअल अगर देखा जाए जीनोटाइप को अगर फुल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो जीनोटाइप ऐसा होना चाहिए, इट इज 44 प्लस XO, ओके। एंड XXY ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें X के साथ जो है Y के साथ एक X भी आ जाता है, यानी कि फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो 44 प्लस XSY हो जाता है, ओके। इसको ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्लाइनफेल्टर मेल भी कहते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल के पास Y है मतलब वो मेल है, यानी कि बोल सकते हैं कि Y के साथ एक X भी आ गया, ओके। चलिए चैप्टर 4 से कौन कौन से है आपके, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमको मालूम है ये। और DNA जो है ये आपका मेन अगर देखा जाए तो दे आर द मेन, इट्स द मेन जेनेटिक मॉलिक्यूल, मेन जेनेटिक मॉलिक्यूल इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट आपका RNA वायरस। और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, ओके, इसी से आपका यू कैन सी दिस इज जेनेटिक इन आपका RNA वायरस। तो जितने भी RNA वायरस होते हैं उनमें RNA के रूप में उनका इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, जैसे आपका कोरोना वायरस भी एक RNA वायरस है, ओके। एंड मेनली अदरवाइज उसका मेन काम कौन क्या होता है, उसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, जिसमें 3 टाइप के वैकेंसी आपके RNA तैयार होते हैं, mRNA है ना, वो भी आने वाला है, tRNA, sRNA, ओके। एंड S टाइप क्या है, इट इज अ स्मूथ स्ट्रेन ऑफ निमोनियो, इसको विरुलेंट कहते हैं, मतलब इट इज एबल टू प्रोड्यूस निमोनिया। एंड R टाइप स्ट्रेन इज द रफ स्ट्रेन ऑफ व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe ऑफ, ये दोनों का एक कॉमन है, ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड निमोनिए। दोनों में फर्क ये क्या है, तो स्मूथ क्यों कहते हैं और रफ क्यों कहते हैं। स्मूथ वाला एक्चुअली जो कॉलोनी तैयार होती है जब ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को, तो कॉलोनी जो है इट हैज ए स्मूथ कॉन्ट्यूर, मतलब कॉलोनी ऐसा दिखेगा पूरा। और रफ में कॉलोनी कैसा दिखता है, इरेगुलर दिखता है। उसका कारण ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उसके सरफेस पे कैप्सूल होता है, अगर कैप्सूल होगा तो वो स्मूथ होगा, कैप्सूल नहीं होगा तो वो रफ होता है, ओके, ये फर्क है। तो व्हाट इज HU, हिस्टोन लाइक DNA बाइंडिंग प्रोटीन, ओके, where NHC is the non-histone chromosomal proteins. Then DNTP is activated DNA nucleoside triphosphate। तो DNA को बनाने के लिए हमको 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड चाहिए, वो है ATP, D, ATP, D, GTP, CTP एंड व्हाट TTP, ओके। तो D है तो DNA का होगा, और आपका अगर R होता तो RNA का होता, सेम। तो DNA को जब रेप्लिकेट किया जाता है तो उसके जो स्ट्रैंड्स जब सेपरेट होते हैं, एक आपका तैयार होता है वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसको रिप्लिकेटिंग फॉक कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड जब अलग होते हैं तो उसको सेपरेट रखने के लिए भी रिक्वायर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। mRNA मैसेंजर RNA, टेम्पलेट RNA भी कहते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। tRNA हो गया ट्रांसफर RNA, एडेप्टिव RNA भी कहते हैं, सोल्यूबल RNA भी कहते हैं, rRNA राइबोसोमल RNA और इनसॉल्युबल RNA भी कहते हैं, ओके। देन hnRNA, जनरली यूकैरियोट्स में जो RNA तैयार होता है वो हेट्रोन्यूक्लियर RNA होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA होता है, ओके।
इसके लिए कहते हैं क्योंकि उस आरएनए में पूरा मतलब सीक्वेंस में आपका इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ब्रोकन सेगमेंट्स में रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन. और यू गॉट एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. तो UTR is untranslated region, the part of the you can see what DNA जो उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं untranslated what regions of DNA, मतलब DNA से रिलेटेड of DNA. चलिए फिर लैक. तो जो लैक ओपरन है उससे रिलेटेड जो जीन्स है, लैक जेड इज द लैक जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज. और इसी से आपका लैक्टोज जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है. तो बीटा गैलेक्टोसिडेज ये क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ओके. फिर लैक वाई जीन जो है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज एंजाइम कहलाता है, विच हेल्प्स इन एंट्री. ये हेल्प करता है एंट्री ऑफ व्हाट, लैक्टोज. लैक्टोज की एंट्री के लिए जीन इंपॉर्टेंट है. ओके. ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है. और ट्रांस एसिटिलेज जो है वो गैलेक्टोसिडेज जो है उसको एक्टिवेट कर उसमें एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है. ओके. तो ये ट्रांसफर्स एसिटिल ग्रुप लाइक ए जीन. और ये तीनों जीन मिलके तैयार होता है जो जीन, वही कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल जीन. ये तीनों मिलके इज द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ओपेरॉन जो बैक्टीरिया में पाया जाता है. ओके. और बैक्टीरिया में ज्यादा करके जीन जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, इसके लिए उनको क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं. Then USDOE is the HUGO is the Human Genome Organization. USDOE मतलब US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड NIH इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ये भी यूएस का ही है. और इन दोनों ने ही सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. HGP इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. एंड VNTR इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये जो पूरा लिस्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका VNTR और HGP है. ओके. एंड किसी भी दो ह्यूमन का DNA ओके इसके सिमिलर नहीं होता है क्योंकि उनका VNTR जो होता है वो एकदम डिफरेंट रहेगा. ओके. और इसी VNTR को डिटेक्ट करके हम लोग किसी भी ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि नो टू ह्यूमन कैन हैव द सेम पैटर्न ऑफ VNTRs. फिर जब हम DNA को कट करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन VNTR, जो फ्रैगमेंट्स मिलते हैं DNA के वो हर पर्सन में अलग अलग लेंथ का होगा जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ओके. तो उसको RFLP कहते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये आ सकता है आपको. देन डबल स्टैंडर्ड DNA इज dsDNA. देन सिंगल स्टैंडर्ड DNA ssDNA. देन cDNA. हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है. cDNA बहुत सारे स्टूडेंट सर्कुलर DNA लिखते हैं. नहीं बच्चों, इट इज नॉट सर्कुलर DNA, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री DNA. तो RNA से जब DNA तैयार होता है ओके तो उसको हम लोग cDNA कहते हैं. तो ये याद रखना. ओके. यानी कि देखो तो DNA से सबसे पहले RNA तैयार होता है और उस RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके जो DNA तैयार होगा इस DNA को कहते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री DNA. ओके. Then BKM DNA is banded crate minor DNA जो banded crate snake, एक snake से obtain किया जाता है for DNA fingerprinting. ओके. एज DNA प्रोब, वो DNA प्रोब का काम करता है. और यही जो आपका BKM DNA है ये आपके VNTRs को तो BKM DNA जो है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आपका, ये आइडेंटिफाई करता है आपका व्हाट VNTRs. ओके. फिर आपका CDFC द सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाट डायग्नोस्टिक्स. चलिए नेक्स्ट इज A फॉर एडेनिन. और इसी एडेनिन से जब DNA बनाना है तो आपको ATP तैयार करना है. तो डीऑक्सीराइबोज एडेनिन का ATP. ओके. एडेनिन न्यूक्लियोटाइड और RNA तैयार करना तो rATP चाहिए. फिर G हो गया ग्वेनोसिन. ओके. ग्वेनिन उसमें DNA में हो गया, DNA को तैयार करते हैं तो DGTP लगता है और RNA तैयार करना है तो rGTP लगता है. फिर C
stand for cytosine. तो DCTP for DNA and RCTP for what? RNA. Then T खाली आपके DNA में लगता है, तो it is खाली DTTP तैयार होता है, और यूरासिल खाली RNA में होता है, तो RUTP. ये सब कौन है बच्चों? ये सब आपको मालूम है, ये सब आपके हैं नाइट्रोजन बेसिस. ये आर नाइट्रोजन बेसिस, जो लास्ट ईयर भी था आपको 11th स्टैंडर्ड में जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा. ओके, चलिए चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो दिस चैप्टर हैज बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, ओके, इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट में है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा का फुल फॉर्म. ओके, एंड डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये इंसेक्टिसाइड, सबसे कॉमन इंसेक्टिसाइड एक समय था जिसको अभी बैन कर दिया है. ओके, तो डीडीटी इज द इंसेक्टिसाइड. ओके, अभी भी कुछ देशों में डीडीटी को यूज किया जाता है, और ये डीडीटी इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसी से बायो मैग्निफिकेशन सबसे पहले, ये फिनोमेना जो है बायो मैग्निफिकेशन, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि डीडीटी जो है वो एनिमल्स के बॉडी में, जो एनिमल्स ऐसे फ्रूट वेजिटेबल या प्लांट्स को खाते हैं जिसमें डीडीटी स्प्रे किया है, तो उनके फैट में जाके डिपोजिट होता है. MYA फुल फॉर्म ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, उसको शॉर्ट में भी स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है, MYA, माया. ओके, चलिए नेक्स्ट सर्विस प्लांट वाटर रिलेशन. इसका भी नेचुरली बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया, लेकिन इसमें से कुछ टर्म जो है वो रेफरेंस से आपको आ सकता है, जैसे TP इज द डिफ्यूजन प्रेशर, DPD इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, SP इज द सक्शन प्रेशर, OP ऑस्मोटिक प्रेशर, TP टर्गर प्रेशर, WP वॉल प्रेशर. बस इतने टर्म्स भी जरा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको दूसरे रेफरेंस पे आ सकता है. ओके, चलिए नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. इसका भी एक मेजर पार्ट डिलीट हुआ है, लेकिन इसमें हार्मोन वाला जो पार्ट है वो आपको आने वाला है बच्चों. ओके, तो AGAR इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, RGR इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, और ये आपका लास्ट चैप्टर है उससे भी रिलेटेड है ये. ओके, देन आपका GPG इज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसको हम लोग सिग्मोइड वैकेंसी ग्रोथ भी कहते हैं हम लोग. ओके, देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRs, जिसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, इसी को प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं. और जनरली उनका एब्रिविएशन जो यूज किया जाता है वो है PGR. PGR जनरली सबसे कॉमन है, PGRs. ओके, या PG, खाली प्लांट ग्रोथ वैकेंसी रेगुलेटर बोलेंगे तो भी चलेगा. ओके, देन ऑक्सिन को AX से रिप्रेजेंट किया जाता है, GA गिबरेलिन या गिबरेलिक एसिड, तो उसका दूसरा एक शॉर्टकट एब्रिविएशन है GBA. ओके, तो 1 से 50 और 150 कैन सी टाइप्स ऑफ गिबरेलिक एसिड डिस्कवर हुए हैं, तो GA1 से GA150 तक कैन से हम लोग लिख सकते हैं. C के रिप्रेजेंट द साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑक्सिन हो गया आपका ग्रोथ इलोंगेशन के लिए जरूरी है. ओके, और डिफरेंशिएशन की जरूरत है. ABA एब्सिसिन या एब्सिसिक एसिड, उसको AB इंस्टेड ऑफ वैकेंसी ABA, उसको AB से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, AB. ओके, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिन. देन IAA, अभी ऑक्सिन के ये टाइप्स है. इंडोल एसिडिक एसिड, ये है आपका नेचुरल ऑक्सिन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन है. इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली कैसे आपको करना है. IAA. IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये है आपका सिंथेटिक ऑक्सीन्स. Then you got, you can see NAA, ये भी सिंथेटिक है, सेम, दिस इज आल्सो सिंथेटिक. नैप्थलीन एसिडिक एसिड. देन you got 2,4-D एंड 2,4,5-T डाइक्लोरो, ये इंपॉर्टेंट है. ये दोनों जो है दे आर सिंथेटिक ऑक्सीन्स एंड दे आर यूज्ड एज वीडिसाइड, दे आर यूज्ड एज वीडिसाइड. आपने ऑरेंज यू कैन सी व्हाट जो है, ओके, एजेंट ऑरेंज नाम का एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा. ओके, दैट इज द वीडिसाइड which is used to destroy the crops, okay, or the trees. ओके, जो वियतनाम वॉर में अमेरिका ने जो है यूज किया था. ओके, फिर चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. तो इसमें SBP जो रिलेटेड है, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, वो है
डीपी शॉर्ट डे प्लांट, इसको लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी, शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं उसको, फिर डी डे न्यूट्रल प्लांट डीएनपी। ओके, तो एक्चुअली ये जो शॉर्टकट्स है, ये जो एब्रिविएशन है, ये आपको सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये दूसरे जो आपके टॉपिक्स है उससे रिलेटेड ये आपको आ सकता है। ओके, इसके लिए वी शुड नो कि डिपेंडिंग अपॉन, तो ये क्या है बच्चों, इसको शॉर्ट में बता दूंगा कि शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट्स, ये दोनों एक एक ही टर्म्स है। ओके, फिर शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट्स। तो दिस इज रिलेटेड टू द प्लांट्स on the relative photo period required for flower। अब ये सब एक्चुअली आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो टॉपिक्स है, जैसे जो आपका गिबरेलिक एसिड्स है, वो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स में अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अर्ली फ्लावरिंग के लिए। इसके लिए ये सारे टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स जो है आपको मालूम होना चाहिए। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब द फ्लावरिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट। देखिए शॉर्ट डे प्लांट, इसका मतलब है इन प्लांट्स को कम लाइट अगर मिलेगा तो भी वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको कंटिन्यूस लाइट मिलनी चाहिए। ओके, अगर बीच में लाइट इनको नहीं मिला तो ये फिर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आप नीट दे रहे हो तो उसमें ये पार्ट तो आपको स्टडी करना है डिटेल में। चलिए चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। यू कैन सी एब्रिविएशन एटीपी हैज बीन नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द यूजेबल एनर्जी। बच्चों ये है यूजेबल, यू कैन सी एनर्जी। इसी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। टीवी इज द टाइडल वॉल्यूम, यानी कि ये हो गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ वैकेंसी एयर विच इज टेकन इनसाइड एंड गिविंग आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है नॉर्मली, इट इज 500 ml। ओके, तो ये वैल्यूज भी आप साथ में क्या है कर लीजिए बच्चों। ओके, तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि अगर लंबी सांस आप लेते हो तो मैक्सिमम कितना सांस आप ले सकते हो, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, द मैक्सिमम एयर व्हेन वी टेक ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, जबरदस्ती सांस लेना, लंबी सांस। उसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जबरदस्ती कितना एयर आप रिलीज कर सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड डीएस हो गया डेड स्पेस, द अमाउंट ऑफ, यू कैन सी व्हाट, एयर व्हिच इज लेफ्ट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। यानी कि तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया आपका फोर्स्ड इंस्पायरेशन के वक्त, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया फोर्स्ड आपका एक्सपायरेशन की तरफ। तो डेड स्पेस इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कम से कम ये अमाउंट रहता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये रहता ही है डेड स्पेस। तो डेड स्पेस का वॉल्यूम कितना है, 150 ml, इतना रहता ही है। रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी इज टीएलसी, एंड देन वाइटल कैपेसिटी जो है उसका शॉर्टकट है वीसी। ओके, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम टोटल ऑफ व्हाट, वाइटल कैपेसिटी एंड आपका व्हाट, रिजर्व वॉल्यूम। इनको और साथ में आपका जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें जब हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो तब जाके सारे कैपेसिटीज को ऐड करके आपका टोटल लंग कैपेसिटी बन जाता है। ओके, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं PpO2 या PO2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज PpCO2, एंड DPJ इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में तैयार होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। ओके, जिसकी वजह से आपका आरबीसी एसिडिक हो जाते हैं। देन यू गॉट ORD इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, जो लोग डस्टी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, स्मोकी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो उसकी वजह से लंग्स डस्ट हो गया, सैंड पार्टिकल जमा हो जाते हैं, उससे डिजीज होती है। उसमें सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस, ये सब ऑक्यूपेशनल डिजीज है। और जब अलवेला तक ब्लॉकेज हो जाता है एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्मोक इनहेलेशन, स्पेशली आपका टोबैको एफिज्मा जो कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। सबसे खतरनाक है एम्फाइजिमा या एफिज्मा। ओके, चलिए
नेक्स्ट अभी देखते हैं सर्कुलेशन में। देखो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसूल जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स, एचबी इज द शॉर्ट फॉर्म हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है तो वो एक आपके प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो इसके लिए इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। ये है स्टेबल कंपाउंड। और तब ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी डिक्रीज। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बन हीमोग्लोबिन ये दोनों अनस्टेबल यू कैन सी व्हाट कंपाउंड्स। और हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज द यू कैन सी रेड कलर्ड आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें होता है? वो आरबीसी में होता है। तो आरबीसी का कलर लाल क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी बच्चों यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट सेशन जो ला रहा हूँ, एक सेशन में आपको मिलेंगे जितने भी वैल्यूज वाले टर्म्स है जो आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आंसर सेंटेंस में आ सकता है, उसका एक अलग से सीक्वेंस आएगा। ओके, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पे मैं लाने वाला हूँ सीक्वेंस, फिर आपके डेफिनेशंस पे लाने वाला हूँ, फिर आपके जो हर चैप्टर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इससे लाना हो। तो इससे क्या होगा कि आपका एमसीक्यू, आपका आंसर वन सेंटेंस, ये जो क्वेश्चंस है जो आपके पॉकेट में होने चाहिए और इसी पे इन्हीं दो क्वेश्चंस पे मार्क्स जाने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, फिर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएमएल भी कहते हैं या पीएमएनएल भी कहते हैं। ओके, ये आपके डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में जितने भी टाइप्स है, 5 मेन टाइप्स है, उनके न्यूक्लियस में क्या है डिफरेंस रहता है। तो न्यूक्लियस के डिफरेंस की वजह से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फो मतलब फॉर्म। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका पूरा नंबर कितना है, काउंट क्या है, उसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। ये टेस्ट है टू चेक द, और साथ में इसमें हीमोग्लोबिन वॉल्यूम, ओके, मतलब आपका ब्लड सेल्स का वॉल्यूम कितना है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ओके, सेडिमेंटेशन रेट कितना है, वो सब चेक किया जाता है। ओके, इट्स अ रूटीन टेस्ट टू चेक द यू कैन सी व्हाट नेचर ऑफ द ब्लड। आर ए राइट एट्रियम या ऑरिकल, एल ए लेफ्ट एट्रियम ऑरिकल। और जब आप देखिए, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसको आप बार बार, अगर एट्रियम लिखना है आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बार लिखिए और ब्रैकेट में आप उसको शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए। तो फिर आगे चल के नेचुरली कहीं पे भी आप अगर एट्रियम लिखना है आपको या वेंट्रिकल लिखना है तो आप शॉर्ट में फिर आर ए आर वी यू कैन सी, है ना, और एल ए एल वी लिख सकते हैं। आर वी हो गया राइट वेंट्रिकल, एल वी हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है आपका? पी आर हो गया पल्स रेट, एच आर हो गया हार्ट रेट। ये दोनों का रेट कितना है? हाउ मच इज बोथ द रेट? दिस इज 72 पर मिनट। तो पल्स एज वी नो, जब हार्ट का वेंट्रिकल ब्लड को एक ऐसी वर्ड पंप करता है तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है आर्टरीज में फील होता है। इसी वेव को हम लोग कहते हैं पल्स। द नंबर ऑफ पल्स फेल्ट is exactly equal to number of what? Heartbeat. The heart rate is nothing but the rate of heartbeat, or pulse rate is the rate of आपका पल्स जो फेल्ट होता है, ओके, ऑन आर्टरी। और कौन सा आर्टरी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? वो है आपका रेडियल आर्टरी। रिस्ट का जो आर्टरी है, रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट, उसको यूज किया जाता है, रेडियल आर्टरी। देन एसवी हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम? नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर बीट। तो जो वेंट्रिकल है, जनरली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एक्चुअली एक बीट में जो अमाउंट ऑफ ब्लड निकलता है वो है 70 ml। ओके, तो इसी से एक हम लोग अभी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है कार्डियक आउटपुट का। तो कार्डियक आउटपुट का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 5040 ml, अप्रॉक्सीमेटली वो 5 लीटर है। तो ये फॉर्मूला क्या है मालूम होगा? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका व्हाट? हार्ट रेट। और हार्ट रेट की जगह पे पल्स रेट भी आपको दे सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसको आप अच्छी तरह करना है आपको बच्चों। ओके, क्योंकि आपको नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज सब मालूम होने चाहिए। ओके, तो अगर आपको कोई वैल्यू दिया है तो आपको फिर नॉर्मल वैल्यू लेके
जो टर्म जैसे सी और अगर आपको फाइंड करना है और एस वी और आर ए एच आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल वैल्यू लेके आप उसमें डाल के फिर आपको वैल्यू मिलेगा 5040 ml, जिसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर कंडक्शन सिस्टम में सैन दैट इज साइनो एट्रियल नोड, इसको पेस मेकर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है? इट इज नियर, सर बच्चों आई एम हैविंग today very bad throat, okay, so sorry for that. Sinoatrial node pacemaker it is near opening of superior vena cava, SVC उसको बोलते हैं, सुपीरियर वीना कावा। ओके, और उसमें एक वाल्व है, देखो इस वाल्व को कहते हैं हेवर्शियन वाल्व के पास होता है। और एट्रोवेट्रिकल नोड कहाँ होता है? इट इज नियर द सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर वार्ड और इंटर ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वार्ड सेप्टम में होता है वो। ओके, और ये दोनों नोड्स का एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है? ये दोनों नोड्स आपके राइट, अगर देखेंगे दोनों नोड्स एक्चुअली दोनों का पोजीशन क्या है? आपका राइट ऑरिकल में ही है। ओके, इधर अगर दिखाएंगे राइट ऑरिकल, अगर ऐसा हार्ट का मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आपका देखो, ये अगर आपका पोजीशन है आपका एसैन का, और यहाँ पे है आपका एवीएन, क्योंकि इसी जगह पे आपका ओपनिंग रहता है आपका सुपीरियर वीना कावा का। एनसीसी हो गया कार्डियक साइकिल। ओके, तो वन कार्डियक साइकिल is equal to one heartbeat is equal to one pulse, और इसका टाइम कितना है? इसका है 0.83 सेकेंड। तो इस तरह के जो वैल्यूज वाले हैं ना, इस पे भी मैं एक वैकेंसी वॉट सेशन लाने वाला, तो यहाँ से आपको वैकेंसी आपको समझ मिल गया होगा। ओके, कि इस तरह भी हम लोग क्या है स्टडी कर सकते हैं वैल्यू के हिसाब से, हर वैल्यूज को, मतलब आप ऐसा भी स्टडी कर सकते हैं कि वैल्यू के हिसाब से भी आप क्या है स्टडी कर सकते हैं कि एक दिन सारे वैल्यूज आप बाय कर लो। ओके, हर चैप्टर वाइज। ओके, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। ओके, फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, जिसको कंप्लीट डायस्टोल कहते हैं। ये तीन फेजेस है कार्डियक साइकिल के, तो ये तीनों दे आर द थ्री फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके, फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, और सबसे कॉमन बीपी मेजर किया जाता है आर्टरीज में जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो इसके लिए आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। फिर मैक्सिमम प्रेशर जो आर्टरी पे फेल होता है वो है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये तब होता है जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उस टाइम पे प्रेशर मिनिमम होता है, उसका वैल्यू मालूम होना चाहिए। देखिए, ओके, कितना है बच्चों? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? वो है नॉर्मल 120 और डायस्टोलिक है 80। दैट्स ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिखते हैं हम लोग 120/80, और आपका ये कितना है? यूनिट है मिलीमीटर ऑफ वॉट? मर्क्यूरी। ओके, इसमें हम मेजर करते हैं। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीपी, जो आपका एसबीपी है उसमें से आप वैकेंसी वॉट डीबीपी को माइनस कर दो, तो नॉर्मल वैल्यू अगर देखेंगे तो है 120 में से आप 80 को माइनस करोगे तो मिलेगा वैल्यू 40। तो दैट 40 mm ऑफ मर्क्यूरी इज योर पल्स प्रेशर, जिसको पीपी कहते हैं, पल्स प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। ओके, लो ब्लड प्रेशर आपका हाइपोटेंशन, उसी को हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ओके, हाइपोटेंशन भी कहते हैं। देन यू गॉट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो आपका जो हार्ट का जो खुद का जो ब्लड सप्लाई वाला सिस्टम है उसको कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। तो उसकी जो आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होगा तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, इसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ओके, फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये है पेस सेटर। एपी है एंजिना पेक्टोरिस, तो चेस्ट में जो पेन होता है, अगर हार्ट को ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो एक पेन जनरेट होता है जिसको एंजाइना भी कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। देन एमआई हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो साइंटिफिक टर्म फॉर हार्ट अटैक है। ओके, इसके एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है तो पर्सन उसके जो आपका
इंफॉर्मेशन चार्ट होता है, उसमें MI लिखा जाता है. ओके, देन ECG इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. बी केयरफुल. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द पिक्चर, जो ग्राफ, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसको कहते हैं. ओके, एंड QRS इज द कॉम्प्लेक्स, जो मिलता होता है, जो इंडिकेट करता है. तो QRS कॉम्प्लेक्स जो स्टैंडर्ड ECG का है, वो इंडिकेट करता है कि वेंट्रिक्यूलर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सिस्टोल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बहुत बार पूछा गया है QRS. ओके, तो इसी के साथ दूसरे भी जो है P वेव है आपका, T वेव है. तो P वेव जो है वो आपका ऑरिक्यूलर आपका सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका T वेव है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है. ओके, मतलब डायस्टोल कंडीशन. चलो नेक्स्ट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, VNS इज वेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये कहाँ पे होता है? दिस इज फाउंड इन आपका प्लेनेरिया. तो प्लेनेरिया में आपका जो है, उसका डायग्राम अगर आपको याद होगा, तो प्लेनेरिया, दिस इज प्लेनेरिया, कुछ शॉर्ट में दिखाया है. तो यहाँ पे होता है 2 गैंग्लियन, और उसमें से 2 नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं. ये हो गया, दिस रिप्रेजेंट वेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स सीक्वेंसी व्हाट, नर्व्स. तो इसे लैडर टाइप. ओके, तो लैडर टाइप का आपका नर्वस सिस्टम बन जाता है. ओके, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. जो PNS हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसी के अंदर जो है फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में फिर आपके 2 डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इजंट इट. और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके जो जितने भी मसल्स को, जो वॉलंटरी मसल्स को, जो नर्व सप्लाई होती है, मोटर नर्व की सप्लाई होती है. ओके, मोटर नर्व्स की, उसको हम लोग कहते हैं SNS. बी हो गया ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसमें CSF बायोमेटर जो आपका होता है मेनिंजेस का, वो ओके इन्वॉल्व होते हैं. तो इसके लिए तो इसका कारण यह है कि ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो गया तो जनरली ब्रेन टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो सबसे पहले इसके लिए इन्फेक्शन किसको होता है, मेनिंजेस को होता है, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं. ओके, तो इससे ब्रेन में इन्फेक्शन होने का चांस फिर बढ़ जाता है. ओके, फिर CSF हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पहले भी बताया था. ECF नर्वस टिश्यू के बाहर, एक्चुअली ये जनरल टर्म है कि सेल्स के बाहर जो भी स्पेस है उसमें अगर कोई फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ECF. फिर RAS इज रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, जो लिम्बिक सिस्टम का काम, तो ये आपके पूरे ब्रेन के अंदर जो है एक नेटवर्क बना देता है. ओके, और ये कनेक्ट होता है आपका लिम्बिक सिस्टम के साथ, लिम्बिक सिस्टम के साथ. Then you got ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डेफिसिट, जो नर्वस डिसऑर्डर है. ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. Then you got SRD, स्ट्रेस रिलेटेड व्हाट डिसऑर्डर. ये आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, इसमें कौन सा, नर्वस सिस्टम के ये सब क्या है, एब्रिविएशंस है. फिर आओ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो आपके देखो ये नेक्स्ट लास्ट भी आपने पढ़ा था. ओके, और इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये वाटर, किडनी के द्वारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए जरूरत है, इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. तो वो आपको क्वेश्चन ऐसे भी सकता है, वैसोप्रेसिन का एब्रिविएशन बताओ. ओके, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन भी आप लिख सकते हो. ओके, फिर GnRH देखो पहले भी किया है हमने, गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन. फिर थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर LTH लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, इसी को PRL भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन भी कहते हैं. ओके, लिख देता हूं मैं, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, PRL भी कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में. ग्रोथ हार्मोन GH, उसी को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं STH, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं. तो सब अल्टरनेट टर्म्स हैं.
प्रोलैक्टिन अभी लिखा है आपने, ओके। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस इज द ओनली गैशियस यू कैन सी व्हाट हार्मोन, अकेला हार्मोन है जो गैशियस नेचर का है, ओके। देन CMP साइक्लिक AMP, ओके, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेकंड मैसेंजर, ये सेकंड मैसेंजर होता है जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन के लिए जरूरत है, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन के मैसेज को सेल के अंदर वो ट्रांसफर करता है। GMP साइक्लिक GMP ये भी सेकंड मैसेंजर है। देन यू गॉट IP3 ये भी सेकंड मैसेंजर है। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथ में एक और बंदा इसके साथ ऐड होगा, वो होगा कैल्शियम। तो कैल्शियम इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 साइक्लिक GMP साइक्लिक AMP दे आर कंसिडर्ड एज सेकंड मैसेंजर, और हार्मोन जो है उसको हम लोग फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। फिर ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर से रिपीट हुआ है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। फिर LH हो गया लुटियनिक हार्मोन, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, ओके। फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलानिन, जो स्किन के मेलानोसाइट्स है उसको स्टिमुलेट करके मेलानिन तैयार करता है। फिर BMR हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बॉडी में कितना प्रोटीन जनरेट होता है, सेल्स फॉर्मेशन कितना है, ग्रोथ कितना है, रेस्पिरेशन रेट कितना है, ये आपका ओवरऑल। तो ये मेटाबॉलिक बेसल रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ये रेगुलेट होता है, ओके। देन यू गॉट TCT थायरोकैल्सिटोनिन और PTH, ये दोनों जो है दे आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, ओके। तो कुछ चीजें यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। फिर IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि अगर किसी पर्सन में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से जो डायबिटीज होता है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और जो दूसरे फैक्टर जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हाइपरटेंशन है उसकी वजह से, है ना, या फैटनेस जो है उसकी वजह से अगर इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है तो उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ओके। CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, PZ पेनक्रियोजाइमिन, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। तो CCK, ये CCK जो है इससे स्टिमुलेट होता है आपका बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। ये हार्मोन्स है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन, ये दोनों क्या है? दे आर द हार्मोन्स ऑफ GIT। देखो GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। चलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NK नेचुरल किलर सेल, और ये आपका वायरल इन्फेक्टेड सेल ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। दे आर स्पेशल, दे आर नथिंग बट यू कैन सी व्हाट स्पेशल लिम्फोसाइट्स, दे आर लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली लिम्फोसाइट जो है वो अपना छोटे सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जर्म्स हो गए, एबनॉर्मल सेल्स हो गए हैं, ट्यूमर सेल्स हो गए या वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। उसको साइटो, एक और दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक, यू कैन सी व्हाट सेल्स भी कहते हैं इसको। तो जनरली उसमें T टाइप का सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइटोटॉक्सिक T सेल। और T आपको मालूम है लिम्फोसाइट में दो टाइप है, T एंड व्हाट B टाइप। देन APP इज एक्यूट फेज प्रोटीन, ये तब होता है जब बॉडी रिकवर करता है फ्रॉम ए इन्फेक्शन, ओके। देन CRP सबसे कॉमन एक्यूट फेज प्रोटीन के टाइप है। C रिएक्टिव प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी ये एग्जांपल्स है एक्यूट फेज यू कैन सी व्हाट प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। फिर APC हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो T सेल और B सेल के साथ मिल के जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एंटीजेंस को प्रोसेस करते हैं, ओके, ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ओके, जो B सेल से एक्टिवेट होता है, B सेल की वजह से। और आपका डायरेक्ट जो एक्टिविटी होती है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो आपका T सेल हैंडल करता है। तो T सेल से आपका सेलुलर इम्यूनिटी
और बी सेल से आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है, जिसको मेडिएशन भी कहते हैं। IG इज इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखते हैं बच्चों, ओके, I कैपिटल और G छोटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ओके। और आपको देखो 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, IgA, IgD, IgE, IgG। जो आप लोगों ने जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी पढ़ा वो IgG था, और सबसे बड़ा और जो सबसे पहले तैयार होता है IgM, यानी कि इट इज नथिंग बट इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज द अदर नेम ऑफ आपका एंटीबॉडी, अदर नेम ऑफ एंटीबॉडी। देन एबीओ सिस्टम में, एबीओ का मतलब होता है AB और O ब्लड ग्रुप होने का सिस्टम। RH हो गया RH फैक्टर, HDN हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूनेटल, तो न्यू बॉर्न बेबी RH नेगेटिव मदर अगर RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है, सेकेंड बर्थ में ये प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी कहते हैं, दोनों सेम है, ओके। चलिए फिर ATC, तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो फाइनल वैकेंसी ट्रीटमेंट है रामबाण से, वो है एट्रिमिसिनिन, जो आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, ओके। इसे एंटी मलेरियल कैन सी व्हाट थेरेपी। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका आर्टिमिसिनिन, इसके साथ दूसरे एक एंटी जो मलेरियल ड्रग्स है उसको भी यूज किया जाता है इसके लिए, कॉम्बिनेशन थेरेपी। फिर LPS इज लिपोपॉलीसैचराइड, जो आपके होते हैं आपके टाइफॉइड, जो टाइफॉइड का जो जर्म है बैसिला है, कौन है, साल्मोनेला के सरफेस पे, साल्मोनेला टाइफी के सरफेस पे होता है, ओके, LPS, और इसी से वो नेचुरली अपना हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। जिसको VI एंटीजन भी कहते हैं, VI एंटीजन भी कहते हैं। तो RSV is the virus which causes severe you can say respiratory you can say disease, okay, RSV। V oncogene, viral oncogene, oncogene is the gene which causes cancer, तो जिन वायरस के पास ऑन्कोजीन होता है उनको वी ऑन कहते हैं। एप्सिन बार वायरस, ये भी यू कैन सी व्हाट कैंसर कॉजिंग यू कैन सी वायरस है। देन HPV, ये भी कैंसर कॉजिंग, ये यूट्रस का जो कैंसर, यूट्रस एंड सर्विक्स का जो कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर, फीमेल में जो सबसे कॉमन जो कैंसर है वो है आपका मेमोरी ग्लैंड का कैंसर और यूट्रस का कैंसर। उसमें ये जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हाट, सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब यूट्राइन कैंसर, क्योंकि सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। देन सेलुलर सेल्स में जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। डाइथाइल स्टिल बर्सटॉल, ये आपका है कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक एजेंट, इससे कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, ओके। देन बी एंड विनाइल सेम, ये दूसरा है विनाइल क्लोराइड BC, इससे भी कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। एड्स एज वी नो सबसे फेमस टर्म है, ओके, वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उसका कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ इधर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये कॉजेटिव एजेंट है इसका, एड्स का कॉजेटिव एजेंट, ओके। यहाँ पे बताना है कि आगे अगर पर्सन देखो HIV होना और एड्स होने में जमीन आसमान का फर्क है। HIV पॉजिटिव होना मतलब पर्सन के बॉडी में HIV आ गया है, वायरस है, लेकिन एड्स में वो कन्वर्ट तभी होगा जब इम्यून सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है। तो एड्स में अल्टीमेटली HIV इन्फेक्शन की वजह से जब एड्स डेवलप होता है तो उसको एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें हाई फीवर होगा, जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है, और फिर फीवर कंटिन्यूस रहेगा, वेट लॉस होता है, ओके। फिर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यही सबका सपना रहता है जो मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके। हाईएस्ट लेवल का ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ओके। एम्स, पहले तो एम्स का अलग से आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता था, अभी उसी को निकाल के बाकी सारे एग्जाम्स को निकाल के कॉमन एग्जाम कर दिया है, उसी को हम लोग नीट कहते हैं। चलिए फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ओके, जहाँ पे आपका ये कोरोना वायरस स्टडी हुआ। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स HIV, कंफर्मेटरी
टेस्ट फॉर HIV या एड्स। क्योंकि दूसरा होता है वेस्टर्न, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स जो है उसको वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। और ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट ये होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, तो माय मिस्टेक, तो दिस इज एक्चुअली योर स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बस चेकिंग, कैजुअल चेकिंग के लिए फॉर HIV और आपका एड्स। ओके, हाँ फिर से वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है HIV के लिए। ओके, फिर ART से एंटी रेट्रोवायरल टेस्ट थेरेपी ट्रीटमेंट। तो जनरली अगर किसी को एड्स है तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि उसके पास जो वायरल लोड है उसको कम करना, वायरस जितने भी है वो मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक किया जाता है। ओके, और जो हाईली एक्टिव, बहुत सारे मल्टीपल ड्रग यूज किया जाता है इसमें, तो उसको कहते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ये दोनों ट्रीटमेंट है, सबसे पोटेंट ट्रीटमेंट है फॉर व्हाट, HIV या एड्स का ट्रीटमेंट। ये एड्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, देखो MCQ अगर वो बोलते हैं वो तो है, लेकिन साथ में मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एड्स ट्रीटमेंट ओके में यूज किया जाता है। ओके, फिर MHGAP मतलब मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। तो अगर इसको मेंटल प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है, उसको साइकोलॉजिकल तरीके से उसका जो रियल कॉज है कि वो क्यों मेंटली इल है उसको चेक किया जाता है। उसमें फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। LSD इज लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, ये नार्कोटिक ड्रग है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो इसमें भी एक्चुअली आपका खाली माइक्रोस वाला पार्ट है, लेकिन कुछ और भी टर्म्स हम लोग लेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन, ओके, जैसे बहुत सारे माइक्रोस जो होते हैं इनको अगर ग्रो करेंगे तो दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे आपका यीस्ट भी बोल सकते हैं, आपका स्पिरुलिना है, आपका बैसिलस सबटिलिस है आपका। ओके, देन RDNA हो गया, रिकॉम्बिनेंट DNA, जो हमको बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है। यानी होगा लैब लैक्टिक एसिड बैसिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी सिंपल ऑल्सो लैब। यानी होगा TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। तो यही क्या है, क्लॉट को डिसॉल्व करता है। तो दिस इज क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर है वो। अगर कहीं पे क्लॉटिंग हो गई है तो उसको फिर डिसॉल्व करने का काम करता है। ओके, तो हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादा करके क्लॉटिंग की वजह से नेचुरली हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट वगैरह आते हैं। ओके, तब इसका इंजेक्शन देना पड़ता है। लॉन्ग डे प्लांट पहले भी हमने देखा। ओके, देखो मैंने वही बोला, रेफरेंस जो आता है लॉन्ग डे प्लांट, इसी को हम लोग, देखो लॉन्ग डे प्लांट मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं उसको, तो बी केयरफुल। ओके, ऐसा भी आ सकता है लॉन्ग डे प्लांट की जगह पे शॉर्ट नाइट प्लांट, तो फिर SNP लिखा होगा। ओके, लॉन्ग डे प्लांट मतलब इनको जो मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा मतलब कंटिन्यूसली कैन सी व्हाट लाइट मिलनी चाहिए। तो जनरली समर सीजन में जो प्लांट ज़्यादा करके फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होता है, और विंटर सीजन में शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी का, पानी में एक ऐसी पानी की प्यूरिटी को, तो ये पानी का वाटर का जो नेचर है, ओके, उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसमें कितना पोल्यूशन है। पोल्यूशन चेक करने का एक इंडिकेटर है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किसी पानी का अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो फिर उसको उतना ज़्यादा फिर ट्रीट करना पड़ता है। ओके, दैन KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो आपका बायोगैस प्लांट जो बनाया गया है, ओके, जो डिज़ाइन करते हैं, तो यही बायोगैस प्लांट को डिज़ाइन करते हैं यहीं। ओके, then we have got, you can see IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड सीड्स को डेवलप किया जाता है। ओके, और इवन यहाँ पे भी एक्चुअली जो भी आपका क्रॉपिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे होते हैं। ओके, देन BT हो गया, इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बैसिलस thuringiensis, जो एक नेचुरल, इट इज ए नेचुरल बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड है वो। और इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद जीन भी होता है, क्राई जीन, और इसी क्रिस्टलाइन प्रोटीन की वजह से ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को मार देता है। ओके, अंडरस्टूड, उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो NPV इज पॉली न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो एक्चुअली ये दोनों यूज किए जाते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स के, क्योंकि वो बहुत सारे जगह पेस्ट इंसेक्ट्स है उनको कंट्रोल करता है।
या उनको बीमारी प्रोड्यूस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रैन्युलर वायरस भी है। फिर यू गॉट क्राई, जो मैंने बोला क्रिस्टलाइन प्रोटीन ऑफ बैसिलस थ्रिंजियों, तो बीटी मतलब ब्लूटूथ नहीं लिखना बच्चों। NPK इज द नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम लेवल इन द सॉइल। तो यही आपका फर्टिलाइजर, जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, ओके, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यू कैन सी सॉल्ट्स। फार्म यार्ड मैन्योर, जो नॉर्मल यू कैन सी जो वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रोसेस, उसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। ओके, जिसमें कैटल के जो वेस्ट एक्सक्रीटा हो गया, फिर जो भी डेब्रीज, प्लांट्स के डेब्रीज, स्टेम वगैरह ये होता है, सबको मिला के जो वेस्ट बनता है। ओके, एंड वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोरिजा। ओके, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द फंगस एंड द रूट, नोडुलिन जीन, ये राइजोबियम के पास होता है, जिससे वो नोड्यूल गांठ तैयार करता है। नोडुलिन जीन ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम, और उसी के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है उसको NIF जीन भी कहते हैं। NIF जीन, नॉड जीन, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को दूसरा नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, चलिए हो गया एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले एक प्रॉपर साइंटिफिक वैकेंसी डेफिनेशन दिया है। ओके, RDNA हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA, जब आप DNA को मॉडिफाई करते हो, इसी को काइमेरिक DNA भी कहते हैं, काइमेरिक DNA, या यू कैन सी मॉडिफाइड DNA भी कहते हैं। तो एक नया DNA अगर आपने बना दिया, या एक DNA में कोई दूसरा DNA जोड़ दिया, वो रिकॉम्बिनेंट हो गया। ओके, PCR इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिससे हम लोग लार्ज अमाउंट में एक पर्टिकुलर केमिकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन DNA, अभी आपको PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, RT हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट, PCR मतलब RNA का पॉलीमराइजेशन किया जाता है। ओके, फिर एज हो गया अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, सेलुलर मटेरियल को सेपरेट करने के लिए, है ना, या केमिकल को सेपरेट करने के लिए अगार का जेल यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक जो है आपका डिफरेंस मेंटेन करके केमिकल सेपरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल स्पीड इन विच दे पास। पेज हो गया पॉलीएक्रिलामाइड अगारोस जेल, अगर यूज करेंगे तो इससे जेल थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो PCR हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, वापस रिपीट। देन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, तो इसी के लिए RE भी बोल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो DNA को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करता है। ओके, एंड EcoR1 is the first REN obtained from E. coli. E for Escherichia, CO for coli, R is the strain RD, and 1 जो है, ओके, वो है क्या पहला, तो फर्स्ट यू कैन सी व्हाट REN जो डिस्कवर हुआ, क्योंकि हर REN जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो अलग अलग बैक्टीरिया या फंगस से डिस्कवर हुआ है। BAC, अब ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन उसी तरह यीस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो ह्यूमन ने तैयार किया, देन मेमेलियन, मतलब मेमेलियन जो मैमल्स हैं उनके सेल्स में से सिमिलर DNA जनरेट किया है मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जो प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड का जो सबसे कॉमन प्लाज्मिड है वो ये है PBr322, सबसे ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसको बोलिवर और रॉड्रिक ने डिस्कवर किया था। इसके लिए PBr, P फॉर प्लाज्मिड और B फॉर बोलिवर, R फॉर रॉड्रिक। And PUC is the plasmid discovered at University of California. UC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ORI जीन, तो अगर DNA को आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक पॉइंट पे वो मल्टीप्लाई होता है, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से DNA मल्टीप्लाई होता है उसको ORI, OR का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से आपका DNA रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है, और जब रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है तो एक वाई शेप मॉलिक्यूल बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। फिर DNTP जो पहले बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ओके, जिसके 4 टाइप्स हो गए, DATP, GTP, TTP एंड आपका CTP। फिर ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन TI जीन, ये होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट्स में ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, ट्यूमीफेशियंस।
सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट डीएनए फिर से AMPR TETR, तो आपका जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ओके, प्लाज्मिड्स जो आपका मालूम है छोटे सर्कुलर एडिशनल डीएनए होते हैं, मिनी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, तो इनको चेक करने के लिए इनके दो जीन्स को जनरली डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि जो PVR हमने पढ़ा, ओके, उस प्लाज्मिड में ये दो जो जीन्स है इन्हीं को यूज किया जाता है एज ए मार्कर जीन, इन दोनों को मार्कर जीन कहते हैं। तो एम्पिसिलिन इज द एंटीबायोटिक, AMP टेट्रासाइक्लिन इज द सेकंड एंटीबायोटिक, TET आर का मतलब होता है रेजिस्टेंट। फिर CCMB हो गया सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, GM हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर मैं P लिख दूंगा तो प्लांट, A लिख दूंगा तो आपका एनिमल हो गया, GMP हो जाएगा, GMA हो जाएगा, ओके। फिर IPM हो गया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग कैसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स, मतलब आपको पेस्ट मैनेज करना है तो बायो कंट्रोल एजेंट्स भी चाहिए, बाद में हम लोग कैन सी व्हाट आपका आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड कैन सी व्हाट केमिकल्स को भी या ऑर्गेनिज्म्स को भी यूज़ किया जाता है। तो TP हो गया टिश्यू प्लाज्मोनेजन एक्टिवेटर, जो मैंने पहले बताया, ओके, यही आपका क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, ओके। SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जिसमें T सेल, इसमें क्या होता है आपका T सेल एंड B सेल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, कुछ केस में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, ओके। तो उसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिसऑर्डर या इम्यून डिसऑर्डर। विटामिन ए डेफिशिएंसी को कहते हैं वैड, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस SSV। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी कि बायो पायरेसी नहीं होना चाहिए, बायो वॉर नहीं होना चाहिए, या कोई भी पर्सन अगर कोई जेनेटिक कोई नया आपका ऑर्गेनिज्म तैयार करता है तो उसका सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है कि वो इन्वायरमेंट में हार्मफुल नहीं होना चाहिए या उसे कोई इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए एक कमेटी है जो अप्रूव करती है कोई भी डिस्कवरी रिलेटेड टू वर्ड जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर आपका EPO यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, जो पेटेंट लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ओके। फिर यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये USA का है, तो यूरोप का EPO और यूनाइटेड स्टेट का है USPTO। और फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया, यहाँ पे अल्टीमेटली साइंटिफिक जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी दूसरे जो आपके एस्पेक्ट्स है, ओके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, उसका यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, ओके, और R&D किया जाता है, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें कैम ग्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म लास्ट भी है, लास्ट ईयर भी आपको पढ़ा था, इट इज ए अल्टरनेट मेथड ऑफ कार्बन फिक्सेशन सीन इन ग्राइसोलेशिया फैमिली एलोवेरा, ओके। जो डेजर्ट यू कैन सी सक्लेंट प्लांट्स में एक मॉडिफिकेशन होता है जिसमें स्टोमेटा रात के टाइम पे ओपन होता है। क्रूड बर्थ रेट CBR, स्पेसिफिक बर्थ रेट SBR, देन एब्सोल्यूट नेटेलिटी बर्थ उसको AN कहते हैं, रियलाइज नेटेलिटी हो गया RN। एब्सोल्यूट मतलब जो आइडियल कंडीशन में जो मैक्सिमम पॉसिबल बर्थ है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बर्थ होता है उसको रियलाइज कहते हैं। द सेम वे यू गॉट एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, ओके, मतलब आइडियल कंडीशन में जो डेथ होती है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, लेकिन नॉर्मल जो एक्चुअल डेथ होती है उसको रियलाइज मोर्टेलिटी कहते हैं। देन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी ESS, and then population density at a given time, and T और population density after a given time, मतलब एक साल के बाद कितना हो गया उसको NT में आप 1 ऐड करोगे, ओके। और फिर बर्थ्स को B से रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ को D से। इमिग्रेशन मतलब इनकमिंग, और इमिग्रेशन हो गया आउटगोइंग पॉपुलेशन। इमिग्रेशन यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ, इमिग्रेशन मतलब इनफ्लो, इससे आप याद रखना इनफ्लो, और इमिग्रेशन हो गया आपका आउटफ्लो। तो आपका देखो पॉपुलेशन जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ बर्थ प्लस आपका आई, ओके। और इसमें जब आप लोग डेथ और ई को माइनस कर दोगे, इससे आपका ग्रोथ रेट जो है वो डिटरमाइन होता है, ओके, या पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन होगा, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर कैरिंग कैपेसिटी, तो एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है उसमें मैक्सिमम यू कैन सी पॉपुलेशन ही सपोर्ट होता है, उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन है के। चलिए नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम एनर्जी जी। अब इसका भी एक मेजर पार्ट जो है वो डिलीट किया हुआ है, खाली इसमें छोटा ही से पार्ट है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है वो ज़रूरी है बताना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम का, मतलब मैक्सिमम जो आपका
प्लांट्स के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में जो भी मटेरियल जमा होता है उसको ग्रॉस सॉरी आपके प्लांट्स, पूरे प्लांट्स में जितना भी आपका जितने भी प्लांट्स है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, उनके बॉडी में जितना भी कार्बन जो है फिक्स होता है, ओके, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और उसमें से रेस्पिरेशन को माइनस करके जो बच जाता है उनके बॉडी में, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर एनिमल्स के बॉडी में जितना भी यू कैन सी व्हाट मास तैयार होता है, ओके, बाय कंज्यूमिंग द प्लांट्स, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ओके। फिर जो भी लाइट, ये लास्ट में था, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी कि आउट ऑफ द टोटल रेडिएशन जो सन से आ रहा है, तो प्लांट जिस रेंज को यूज करता है, ये एक्चुअली विजिबल रेंज ही है। दिस इज विजिबल रेंज बिटवीन 400 से लेके 700 तक का, नैनोमीटर तक का जो रेंज है लाइट का, इसी को पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। देन ग्रेजिंग फूड चेन, देन डेट्राइटिस फूड चेन, ओके। जो जंगल में नेचुरली जो ग्रासलैंड में जो फूड चेन होता है, उसका सबसे एग्जांपल है आपका ग्रास। आपका घास को खाता है आपका डियर, डियर को खाता है आपका लाइन। ये आपका सिंपल टर्म्स में ग्रेजिंग। और डेट्राइटिस का मतलब क्या होता है, आपका जो भी डिकम्पोजिंग वेस्ट होता है, डिकम्पोजिंग वेस्ट जो होता है उसको डेट्राइटिस कहते हैं, ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है। नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट इश्यूज। इसमें बहुत सारे वैकेंसी मिलेंगे। मीन सी लेवल, ओके, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर तो IUCN ने रेड डेटा, आपको मालूम होगा, रेड डेटा बुक या रेड डेटा या रेड बुक को कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें जितने भी स्पीशीज है उनको लिस्ट किया गया है। और लिस्टिंग किया जाता है बेस्ड ऑन, ओके, उन पे कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं है, ओके। मतलब इस तरह, मतलब जैसे हिट लिस्ट बनाया जाता है अपने पुलिस स्टेशन में, अपने एरिया के जितने भी डॉन्स वगैरह होता है, ओके। तो जो उसमें सबको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो एनिमल्स दुनिया में कहीं पे भी अभी पाए नहीं जाते, जो या तो रिसेंटली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या हमको मालूम है बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स, उनके खाली अभी फॉसिल्स ही मिलेंगे, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं। और जो एनिमल्स अभी वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ओके, लेकिन वो अभी भी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा, नहीं तो आपका किसी नेशनल पार्क में या जू में पाया जाता है, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर क्रिटिकल डेंजर, सबसे ज़्यादा जिनको खतरा है, इंडेंजर्ड को EN कहते हैं, EN। वल्नरेबल, जिन पे खतरा बढ़ सकता है अगर अभी से उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। नियर थ्रेटेंड, मतलब वो भी इंडेंजर्ड हो जाएंगे। फिर लीस्ट कंसर्न, मतलब अभी खतरा नहीं है, ओके, उसको लीस्ट कंसर्न कहते हैं। डेटा डिफिशिएंट, मतलब मालूम नहीं है कि इनका नंबर कम है, ज़्यादा है, खतरे में है कि नहीं, तो क्योंकि डेटा इज़ नॉट अवेलेबल प्रेजेंटली। नॉन अवेलेबल, अभी तक इस स्पीशीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, चेक ही नहीं किया गया है। और फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ओके, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अच्छी तरह करना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट पे, ओके, BDA। then you got, you can see what, National Biodiversity Authority, NBA, या IUCN और आपका NBA, इन टर्म्स को अच्छी तरह करो बच्चों, ओके। देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, SBB, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC, अभी आपको बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। NRI हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक्चुअली ये आपके सिलेबस वाला पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी यू शुड नो। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लेगी लिटिगेशन, ओके, जो अभी फाइल हुआ था कि भाई बोर्ड्स के एग्ज़ाम को आप क्या कर दो, ऑनलाइन कर दो, ओके, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया, ओके, अंडरस्टूड। बिल दाखिल किया था पेरेंट्स और आई कैन सी स्टूडेंट्स ने, जिसको नेचुरली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ओके। देन आपका कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिलो पॉवर्टी लाइन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अल्ट्रावायलेट UV, डॉप्सन यूनिट, रिवर्स ऑस्मोसिस, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। हाँ, ये आपको करना है बच्चों, क्योंकि लास्ट में आपका मिशन हरित क्रांति उसमें ही है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि लोकल पीपल, फॉरेस्ट ऑफिसर और गवर्नमेंट मिल के नेचुरली एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओके, ताकि उनका कंजर्वेशन हो। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया आज जो भी सबसे इम्पोर्टेंट आपके क्या थे, आपके एब्रिविएशन थे, और से रिलेटेड एक्चुअली जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको बोला। तो नेक्स्ट सेशन में आई विल बी मेकिंग द वीडियोस इन द सिमिलर वे।
और इसी तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप बता दीजिए किस कंटेंट का आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं फिर वीडियोस को फिर जल्दी तैयार करूँगा। ओके, जैसे नंबर के हिसाब से अगर आपको चाहिए, मतलब फिगर्स के हिसाब से, जैसे आरबीसी का नंबर क्या है, डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या है, ओके, इसका एक अलग सेशन बना सकते हैं। ओके, या तो जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कर सकते हैं। एमसीक्यूज पे भी अलग से मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। ओके, देन हम लोग इस पे भी कर सकते हैं कि जितने भी डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसका भी अलग से हम लोग बना सकते हैं, एग्जांपल्स पे बना सकते हैं। तो इस टाइप के सेशंस अभी आने वाले हैं। और फिर वन शॉट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्रैक्टिकल सेशंस के टाइम पे, कि वन शॉट भी मैं चैप्टर वाइज लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, विद दिस वी आर गोइंग टू end this session today and see you soon in the next video. तब तक you can see what, take care and best of luck for your examination.